हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के पार्ट 2। इस टॉपिक के पार्ट 1 में हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जैसे वित्त आयोग, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जिसको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहते हैं, निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन और लोक सेवा आयोग जैसे कि यूपीएससी, महान्यायवादी, अटर्नी जनरल, महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर जिसे कहते हैं, लोकपाल तथा लोकायुक्त, इन सभी को हम डिटेल में बेसिक के साथ डिस्कस किया हूं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दिया हूं, आप जाकर वो वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की इस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के पार्ट 2 में देखने वाले हैं जितने भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है वो सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बिना स्किप हुए वीडियो को आखिरी तक बने रहिएगा। चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये जो संवैधानिक संस्था यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसका बेसिक है, जिसका सारांश मैंने यहाँ पर लिख दिया है, वो उसका निचोड़ है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका मैं डिटेल्स मैंने बेसिक में समझाया हुआ है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। और आप बेसिक मेरा पार्ट 1 जो बेसिक वीडियो है वहाँ पर जाकर भी उसका बेसिक देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पर थोड़ा लिख दिया हूँ, तो ताकि आप उसको भी थोड़ा देख लें, रिविज़न हो जाए। इसमें पहले आता है फाइनेंस कमीशन, जिसका आर्टिकल 280 में जिक्र आता है। उसका टर्म जो था 5 साल के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है केक, जो कि आर्टिकल 148 में उसका वर्णन है, और उसका जो अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट करते हैं। तो इन सभी का अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ही करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट आता है इलेक्शन कमिश्नर, इसको भी आप देख सकते हैं, आर्टिकल 324 में उसका वर्णन है। नेक्स्ट आता है यूपीएससी, जो कि आर्टिकल 315 में इसका वर्णन दिया गया है। तो ये सब चीज़ है जो कि मैं बेसिक में उसका डिटेल में बताया हूँ, तो आप मेरा पार्ट 1 जाकर देख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड क्या कहता है? तो नेक्स्ट स्लाइड ये भी मैंने बेसिक से बताया हुआ है मेरा पार्ट 1 वीडियो में। इसमें जो एक चीज़ है, इसमें अटर्नी जनरल प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करते हैं, लेकिन जो एडवोकेट जनरल होता है जो कि स्टेट लेवल पे काम करते हैं, वो गवर्नर उनको अपॉइंटमेंट करता है, ठीक है। और स्पीकर को कौन अपॉइंटमेंट करता है? मेंबर ऑफ द लोकसभा, यानी कि लोकसभा के मेंबर ही स्पीकर को अपॉइंटमेंट करते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। और लोकपाल को प्रेसिडेंट ही अपॉइंटमेंट करते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट एक पॉइंट में लिखा गया है कि निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, स्पीकर, वे सभी संवैधानिक संस्था है। मतलब यहाँ पे जितने भी नाम दिया गया है वो सभी संवैधानिक संस्था है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आज का जो टॉपिक है प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? वो राष्ट्रपति करेंगे। तो उस स्लाइड में मैंने बताया हुआ है कि सबका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन जो एडवोकेट जनरल यानी कि महाधिवक्ता है, उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? स्टेट के गवर्नर करते हैं, ठीक है। और एक है लोकसभा का जो स्पीकर है, उनका अपॉइंटमेंट लोकसभा के सदस्य चुनते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। और बाकी जितने भी है सबका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है? तो वित्त आयोग का जो गठन है, मतलब उसका टर्म है, कार्यकाल कितने समय के लिए होता है? तो उस समय होता है 5 वर्ष, ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 ईयर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय यानी कि संस्था है? तो कौन सा इसमें से संवैधानिक निकाय यानी कि संस्था है? तो मैंने आपको बताया था वहाँ पे एक पॉइंट पे, तो वो है ऑप्शन नंबर ए, वित्त आयोग। मैंने आपको बताया था कौन कौन है संवैधानिक संस्था यानी कि निकाय, जो कि वित्त आयोग हो गया, इलेक्शन कमिश्नर हो गया, उसके बाद स्पीकर हो गया, उसके बाद कैग हो गया, ठीक है। ये सब है संवैधानिक निकाय, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, वित्त आयोग का प्रधान कार्य क्या है? यानी कि वित्त आयोग का कार्य क्या है? वो है केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण, यानी कि जो सेंट्रल और स्टेट के बीच जो टैक्स का, जो राजस्व का वितरण कौन करता है? वित्त आयोग करते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का जिक्र आता है? वो आता है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 280। ठीक है, कौन सा? 280। तो फ्रेंड्स, मैंने जो आर्टिकल के रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल एग्ज़ाम में पूछा गया है, उन सभी इम्पोर्टेंट आर्टिकल के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं। तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और उस वीडियो को भी देखिए। मैंने ट्रिक के साथ वो वीडियो मैंने डिस्कशन किया हूं, तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और उस वीडियो को भी देख लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन भारत के वित्त आयोग के 15वें अध्यक्ष हैं? कौन भारत के वित्त आयोग के 15वें अध्यक्ष हैं? सी रंगराजन नहीं है भाई, विजय एल केलकर ये भी नहीं है, वाई डी रेड्डी ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। एन के सिंह हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वित्त आयोग का कार्य क्या है? यानी कि वित्त आयोग का कार्य क्या है? मैंने आपको बताया था कि केंद्र और राज्य के बीच जो राजस्व का बंटन है वो वित्त आयोग करते हैं। तो बजट के लिए सिफारिश ये नहीं है, राज्य के बीच वित्तीय सहयोग ये भी नहीं है, कमजोर वर्ग के वित्तीय अनुदान ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। संघ और राज्यों के बीच और स्वयं राज्यों के बीच कर राजस्व के वितरण, यानी कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच और स्टेट के बीच जो राजस्व का वितरण है वो काम वित्त आयोग करते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट आता है वित्त आयोग की योग्यता क्या है? यानी कि वित्त आयोग होने के लिए योग्यता क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने की योग्य। हाँ, ये तो है भाई। वित्त का विशेषज्ञ ज्ञान, यानी कि फाइनेंस के मामले में ज्ञान होना चाहिए। अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान, यानी कि इकोनॉमिक्स के ऊपर ज्ञान होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10 में। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। 1951 में वित्त आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? यानी कि भारत का जो निर्वाचन पद्धति है वो किस देश के निर्वाचन पद्धति के समान है, ये कह रहा है। तो वो है ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन, यानी कि इंग्लैंड, जो कि उसके समान है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12। प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? जिसमें जनता डायरेक्ट चुनते हैं उसको प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? निर्वाचक मंडल द्वारा प्रतिनिधि चुनना नहीं है, अभिजात वर्ग द्वारा प्रतिनिधि चुनना ये भी नहीं है, जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसमें जनता डायरेक्ट अपना प्रतिनिधि चुनता है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, उसे प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो किस अनुच्छेद में भारतीय निर्वाचन के बारे में कहा गया है? तो अनुच्छेद 324 में। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 324 में भारतीय निर्वाचन के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट चलते हैं। निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्थाएं में कौन सा एक लक्षण समान है? तो मैंने आपको बताया था कि ये जितने भी निकाय है वो सब एक संवैधानिक निकाय है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, इसमें जितने भी दिया गया है वो सब संवैधानिक निकाय है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट चलते हैं। भारत के प्रमुख चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मैंने पहले स्लाइड में बताया था कि उसमें से जितने भी मैंने दिया है सबका नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं, सिवाय कौन कौन के? एडवोकेट जनरल यानी कि महाधिवक्ता और लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, तो उनका नियुक्ति प्रेसिडेंट नहीं करते। तो उन दोनों के अलावा जितने भी थे वहाँ पर सबका नियुक्ति कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ही करते हैं। तो उसका आंसर कौन सा हो जाएगा? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं? प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति। ठीक है,
नेक्स्ट आता है परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। तो परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति नहीं, गृह मंत्री नहीं, मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं परिसीमन आयोग का अध्यक्ष। तो मैंने बेसिक में बताया था कि परिसीमन आयोग क्या होता है, तो ये चीज़ मैंने आपको बेसिक में बताया था। तो यहाँ पर भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि परिसीमन आयोग क्या होता है। कि व्यक्ति चुनकर किस क्षेत्र से आएंगे, किस एरिया से आएंगे, वो डिसाइड करता है परिसीमन आयोग। तो ये है परिसीमन आयोग का काम, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो नेक्स्ट चलते हैं, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? तो किस वर्ष किए गए थे प्रथम आम चुनाव? वो हो जाएगा 1951 से 1952। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। 1951 से 1952, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट है भारत में पहली बार महिला को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? यानी कि कब महिला वोट देने की अधिकार उन्हें प्राप्त हुआ? तो वो हुआ 1926 में, ऑप्शन नंबर बी उसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है भारत में मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? यानी कि जो पहले वोट देने का समय सीमा था 21 वर्ष, ठीक है, लेकिन उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो कब ऐसा किया गया? तो ऐसा किया गया 1989 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। 1989 में ऐसा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आता है भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? जीबी मालवंकर ये नहीं थे, ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, टी स्वामीनाथन ये भी नहीं थे, के बी के सुंदररामन ये भी नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर, सुकुमार सेन। सुकुमार सेन प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि होती है, यानी कि जो फाइनेंशियल कमिश्नर हैं उनका समय सीमा कितना होता है? वो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 22, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है, यानी कि उनको किस तरीके से पद से हटाया जाएगा? वो हटाया जाएगा मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय द्वारा, ये नहीं है, राष्ट्रपति द्वारा, ये भी नहीं है, मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा, ये भी नहीं है, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रणीत कदाचार के आधार पर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। तो संसद में महाभियोग लाकर ही उन्हें हटाया जाएगा। अगर वो संविधान का उल्लंघन करते हैं या फिर वो अपना कर्तव्य पालन में असमर्थ हैं, तो उस समय उनके विरुद्ध महाभियोग लाया जाता है और संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से उनको हटाया जाएगा। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23, निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यकाल निश्चित करता है। कौन निश्चित करता है? उनका जो सेवा शर्त और कार्यकाल को वो निश्चित करता है ऑप्शन नंबर ए संविधान। कौन? ऑप्शन नंबर ए संविधान। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संविधान। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 24, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना पद धारण करता है, यानी कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो अपना पद धारण करेंगे 6 वर्ष के लिए या 65 वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पहले हो। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष जो भी पहले हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब से प्रारंभ हुआ? ईवीएम जो कि इलेक्ट्रॉनिक वोट मशीन है, उसका जो प्रयोग कब से स्टार्ट हुआ? उसका प्रयोग स्टार्ट हुआ 1998 से। कब से? 1998 से। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मैंने आपको बताया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो स्लाइड को याद कीजिएगा, अगर कोई भी आर्टिकल या फिर अपॉइंटमेंट कार्यकाल है वो उसको याद करने के लिए आप मैंने 2 टेबल दिए थे, वो टेबल को याद कीजिएगा, वहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो
इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिए। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है 27, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होते हैं। तो परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? वो होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता? यानी कि ऐसे कौन सा चुनाव है जिनको निर्वाचन आयोग नहीं करते? तो वो हैं लोकसभा का जी नहीं, राज्यसभा का नहीं, राष्ट्रपति का जी नहीं, स्थानीय निकायों का। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। वो लोकसभा का भी चुनाव करते हैं, राज्यसभा का भी चुनाव करते हैं और राष्ट्रपति का भी चुनाव करते हैं, लेकिन स्थानीय निकायों का नहीं करते। जैसे कि पंचायत का हो गया, नगर निगम का हो गया, उनका निर्वाचन नहीं करते। उनका निर्वाचन कौन करता है? वो करते हैं राज्य निर्वाचन आयोग, यानी कि राज्य सरकार उसका निर्वाचन करता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। लोकसभा का जो स्पीकर है उनका निर्वाचन भी नहीं करते हैं निर्वाचन आयोग, और राज्यसभा का जो उपाध्यक्ष है उनका भी निर्वाचन नहीं करते, लेकिन अध्यक्ष जो कि वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनका निर्वाचन करते हैं, लेकिन उपाध्यक्ष राज्यसभा का उपाध्यक्ष का निर्वाचन नहीं करते। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव में मतदान करने वालों की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब कर दिया गया? वो किया गया 61वां संविधान संशोधन 1989 में। कब? 61वां संविधान संशोधन 1989 में 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया। ये भी आप याद रखिए, ये साल भी आप याद रखिए, वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 30। राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव मैंने अब बताया जो निर्वाचन आयोग है उनके द्वारा संपादित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 25 जनवरी को। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए, नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 32। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनको किस तरीके से उनको पद से हटाया जाएगा? वो हटाया जाएगा संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से नहीं, उस प्रक्रिया द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर लागू होता है। जी हाँ, उनके विरुद्ध महाभियोग लाकर ही हम उसको हटा सकते हैं उनके पद से। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। क्या कहता है? भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताया है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो कौन है? सुकुमार सेन है। कौन है? सुकुमार सेन है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 34। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है? भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? वो किया गया था 25 जनवरी 1950 को। कब किया गया था? 25 जनवरी 1950 को। इसलिए हम 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे के रूप में मानते हैं। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 36। केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है? यानी कि केंद्र सरकार के जो खर्च करते हैं, यानी कि जो कार्यपालिका की जो खर्चा है उनको नियंत्रण कौन करता है? उनका नियंत्रण करते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी कि कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उनका खर्च को नियंत्रण करते हैं। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे कैग के नाम से भी जाना जाता है, जिसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है, संघ सरकार के लिए जी नहीं, राज्य सरकार के लिए जी नहीं, संघ तथा राज्य सरकार के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। संघ और राज्य सरकार दोनों के लिए वो काम करते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 38। लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रण करना होता है? जो लेखा परीक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है, यानी कि
कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल किसके व्यय पर नियंत्रण करना होता है? वो कार्यपालिका के व्यय पर नियंत्रण करना होता है, अर्थात सरकार के व्यय को वो कंट्रोल करते हैं। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है? महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करते हैं? तो उनका नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद को सृजन किया गया था? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के पद को गठन किया गया था। वो किया गया था ऑप्शन नंबर बी संविधान द्वारा। किसके द्वारा? संविधान द्वारा जो केक की पद को गठन किया गया था। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के सेवानिवृत्त होते हैं, यानी कि वो कब अपने पद से रिटायर लेंगे? वो लेंगे 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? यानी कि जो केक की जो अपॉइंटमेंट है उसके बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? वो कहा गया है ऑप्शन नंबर बी 148। ठीक है, संविधान के 148 में उसका उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पदमुक्त किया जा सकता है, यानी कि उनको पद से हटाया जा सकता है। तो किस प्रकार उनको पद से हटाया जाएगा? उसी प्रकार जिस प्रकार राष्ट्रपति को हटाया जाता है। जी नहीं, उसी प्रकार जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। तो जिस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, तो उसी प्रक्रिया से हम हटा सकते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किस समिति के मित्र, दार्शनिक और निर्देशक गाइड के रूप में कार्य करते हैं? वो कौन सी समिति है? वो समिति है लोक लेखा समिति। कौन समिति है? वो समिति है लोक लेखा समिति। तो ये लोक लेखा समिति क्या है? तो ये लोक लेखा समिति के बारे में मैंने आपको बताया था, जो बेसिक मेरा वीडियो है वो है कैग अपनी वार्षिक रिपोर्ट केंद्र में राष्ट्रपति के पास सौंपते हैं और राष्ट्रपति इसको संसद के सामने रखते हैं। इस कैग की रिपोर्ट को जांच करने के लिए संसद एक समिति का गठन करता है जिसे लोकलेखा समिति कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन भारत का कंसोलिडेटेड फंड का नियंत्रक एवं पर्यवेक्षण करते हैं? यानी कि जो कंसोलिडेटेड फंड है उसका नियंत्रक एवं ऑडिट कौन करते हैं? वो करते हैं ऑप्शन नंबर ए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक उसका नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण करते हैं। तो ये कंसोलिडेटेड फंड क्या है? तो ये कंसोलिडेटेड फंड वो है जो भारत सरकार का एक अकाउंट है जिसमें देश से जितने भी प्रकार टैक्स आते हैं तो उसमें संचित किया जाता है, और उस फंड से जो संवैधानिक पद होते हैं उनको सैलरी भत्ते इस फंड से ही दिया जाता है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है? भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करते हैं? तो उनका नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सेवानिवृत्त होते हैं, तो वो किस समय के बाद वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे? वो हो जाएंगे नियुक्ति के 6 वर्ष बाद या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर। यानी कि जो भी पहले हो वो नियुक्ति पाने के 6 वर्ष बाद, या फिर उनको अगर 65 वर्ष हो गया तो तब वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है, तो उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष और 65 वर्ष जो भी पहले हो। ये चीज़ आप ध्यान रखिए।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 50, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होगा? भारत का महान्यायवादी। कौन होगा? भारत का महान्यायवादी, जिसको अटर्नी जनरल के रूप में जाना जाता है अंग्रेजी में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारत के अटर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं? तो उनका भी नियुक्ति कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है? भारत सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श कौन देता है? यानी कि कानूनी विषय पर जो भी मामला होता है, शिकायत होता है, उनको सहयोग कौन देगा? तो उनको सहयोग देंगे अटर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी। तो उनको देश का पहला वित्त अधिकारी कहा जाता है, अटर्नी जनरल को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है? निम्नलिखित में से वो व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं होते हैं लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? यानी कि वो संसद के बैठक में भाग ले सकते हैं। तो वो व्यक्ति कौन है? वो है ऑप्शन नंबर ए, भारत का अटर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी। वो संसद के बैठक में भाग ले सकते हैं, उनको संबोधित कर सकते हैं, वो अपना अभिभाषण दे सकते हैं, लेकिन वो वहाँ पर वोट नहीं दे सकती। ठीक है, वो अपना मत नहीं दे सकती, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 54। संसद के प्रत्येक सदन की कार्यवाही में संसद का सदस्य ना होते हुए भी कौन भाग ले सकता है? ये चीज़ मैंने अभी आपको बताया। वो कौन है? वो है महान्यायवादी यानी कि अटर्नी जनरल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसको हटाने का अधिकार संसद को नहीं है? तो संसद को किसको हटाने का अधिकार नहीं है? वो है ऑप्शन नंबर डी, भारत का महान्यायवादी। यानी कि ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है संविधान में जिससे कि भारत का महान्यायवादी को हटाया जा सके। वो राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करेगा कि भारत का जो महान्यायवादी हैं वो कितने समय तक अपने पद पर रह सकते हैं। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। भारत का महान्यायवादी कब तक पद धारण करते हैं? कब तक पद धारण करते हैं? तो ये चीज़ मैंने आपको बताया, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी कि राष्ट्रपति के ऊपर वो डिपेंड करेगा कि वो उनके पद पर कितने समय तक रहेंगे। राष्ट्रपति जब चाहे उनको त्याग दिला सकते हैं, जब चाहे उनको अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, ये राष्ट्रपति के ऊपर ही डिपेंड करेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? यानी कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति जो महान्यायवादी की नियुक्ति करेंगे? वो है अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 में कहा गया है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है? निम्न में से कौन सा कथन भारत के महान्यायवादी के बारे में सत्य है? तो पहला है, इसकी नियुक्ति कानूनी मंत्री द्वारा की जाती है। गलत है। इसे 1.30 लाख वेतन हर महीने मिलते हैं। ये भी गलत है। इसके कार्यकाल की कोई समय सीमा तय नहीं है। जी, ये राइट है। उनका कार्यकाल तय नहीं है भाई, वो राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो अपने पद पर कब तक बने रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसको हटाने का अधिकार संसद को नहीं है? तो किसको हटाने का संसद को नहीं है? तो मैंने आपको बताया था कि भारत के महान्यायवादी को हटाने का अधिकार संसद को नहीं है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के कार्यवाहियों में भाग ले सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता? वो कौन है? ये चीज़ भी मैंने आपको बताया, वो है भारत का महान्यायवादी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? यानी कि लोक सेवा आयोग का प्रावधान संविधान की किस सूची में दिया गया है? जो कि यूपीएससी और पीएससी, कहीं की जगह पीसीएस भी होता है, वो स्टेट लेवल पे होता है ये, और ये सेंट्रल लेवल पे होता है यूपीएससी। ठीक है, तो किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 315 में कहा गया है।
लोकसेवा आयोग के बारे में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से वो देश कौन है जिसने सिविल सेवा की प्रतियोगी परीक्षा सबसे पहले शुरू की थी? तो सिविल सेवा की परीक्षा किसने सबसे पहले शुरू की थी? वो शुरू की थी चीन ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। तो क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है? संघ लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य है, यानी कि जो लोक सेवा आयोग है उनका प्रमुख कार्य क्या है? उनका प्रमुख कार्य है भर्ती। क्या है? भर्ती। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। कर्मियों की नियुक्ति संबंधी परीक्षा आयोजित करता है। ये आयोग केंद्र सरकार को नियुक्ति प्रणाली से संबंधित मामले सलाह देता है। तो इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 64। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? वो करते हैं राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है? संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? यानी कि वो अपना पद अगर छोड़ना चाहें तो वो अपना त्यागपत्र किसे देंगे? वो देंगे राष्ट्रपति को। किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट आता है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की पदावधि कितनी होती है, यानी कि उनका कार्यकाल कितना होता है? वो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। नेक्स्ट चलते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या को निर्धारित करने की शक्ति किसको प्राप्त है? यानी कि जो संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य की संख्या कितनी होंगी, बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए, वो डिपेंड करता है वो राष्ट्रपति के ऊपर। किसके ऊपर? राष्ट्रपति के ऊपर वो डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करते हैं राष्ट्रपति ही करते हैं भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है उसका करेक्ट आंसर। संघ लोक सेवा आयोग की अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। तो 69 क्या कहता है? भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी? यानी कि लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि होती है, यानी कि जो राज्य में, ये चीज़ आप ध्यान रखिए, राज्य लोक सेवा आयोग उनका पदावधि, जो उनका अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, 6 वर्ष या 62 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। लेकिन राज्य के जगह अगर संघ लिखा होता तो संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले। लेकिन वहाँ पे राज्य दिया हुआ है ना, इसलिए 62 वर्ष होगा इसका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 71। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जो राज्य लोक सेवा आयोग है उनका नियुक्ति कौन करते हैं? जिस तरीके से केंद्र में राष्ट्रपति अपॉइंटमेंट करते हैं संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को, उसी तरीके से राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कौन नियुक्ति करते हैं? वो करते हैं राज्यपाल। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल करते हैं उनका अपॉइंटमेंट। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, ये चीज़ मैंने आपको अभी बताया, वो करते हैं राज्यपाल। कौन? राज्यपाल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। चाहे अध्यक्ष हो या फिर सदस्य हो, अगर केंद्र में हो तो राष्ट्रपति उनका नियुक्ति करेंगे, अगर राज्य में हो तो राज्यपाल उनका नियुक्ति करेंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहता है? भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम पे हुई वो कौन सा अधिनियम है? यानी कि कौन से अधिनियम में भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, वो कौन सा नियम है? वो है भारत सरकार अधिनियम 1990, भारत सरकार अधिनियम 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 74। कानूनी विषय पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? यानी कि कानूनी विषय पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देगा? जैसे कि केंद्र में भारत सरकार को कौन परामर्श देता है? वो देता है अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी। उसी तरीके से राज्य में राज्य सरकार को कौन परामर्श देगा? वो परामर्श देगा एडवोकेट जनरल यानी कि महाधिवक्ता। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहता है? प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? यानी कि अगर राज्य में हो महाधिवक्ता की नियुक्ति तो वो करते हैं राज्यपाल। अगर क्वेश्चन में अगर पूछता कि केंद्र में अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करते हैं, तब होता राष्ट्रपति। लेकिन वहाँ पे पूछा है राज्य में तो कौन करेंगे? एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करेंगे राज्यपाल। तो नेक्स्ट चलते हैं। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है, तो इसमें पूछा गया है राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होगा? एडवोकेट जनरल यानी कि महाधिवक्ता। अगर पूछा जाए केंद्र में विधि अधिकारी होता है तो कौन होगा केंद्र में विधि अधिकारी? अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कहता है? लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करेंगे? लोकसभा के सदस्य लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है जिसको स्पीकर कहते हैं, उनका चुनाव लोकसभा के सभी सदस्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में कहा गया है कि निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? यानी कि जब कोई साधारण बिल को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में जब मतभेद पैदा होता है तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं। तो उस संयुक्त बैठक में लोकसभा के अध्यक्ष अध्यक्षता करते हैं। तो उसमें अगर निर्णायक मत देने की परिस्थिति आए तो उस समय लोकसभा के अध्यक्ष ही उसमें निर्णायक मत देते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर, लोकसभा अध्यक्ष को है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 क्या कहता है? संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये चीज़ मैंने अभी बताया कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेंगे? वो करेंगे लोकसभा अध्यक्ष। जो भी लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होता है तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। तो उस संयुक्त अधिवेशन में अध्यक्षता कौन करेंगे? लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। ठीक है। उसमें अगर निर्णायक मत देना हो तो भी लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मत देंगे। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 80। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? यानी कि कोई भी बिल मौनी बिल है या नहीं, उसे कौन तय करेगा? उसे तय करेंगे लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष इसे तय करेंगे। इसलिए बजट लोकसभा में ही पारित किया जाता है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है? लोकसभा में गणपूर्ति यानी कि कोरम पूरा नहीं होने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष क्या कर सकते हैं? यानी कि कोई भी बैठक बिठाने के लिए जो भी सर्वनिम्न सदस्य की आवश्यकता होती है उसे ही गणपूर्ति यानी कि कोरम कहते हैं। तो उतने सदस्य अगर बैठक में शामिल नहीं होते हैं तो उस समय जो लोकसभा के अध्यक्ष है यानी कि स्पीकर का क्या काम होता है? सदन को स्थगित करना, सदन को निलंबित करना, उपयुक्त में से दोनों। तो वो उपयुक्त में से दोनों जो भी कर सकते हैं, वो चाहे तो सदन को स्थगित कर सकते हैं, सदन को निलंबित कर सकते हैं। ठीक है, तो उपयुक्त में से दोनों हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में क्या कहता है? प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन है? तो प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन है? वो हैं जीबी मालवंकर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। कौन है? जीबी मालवंकर, जिसे लोकसभा के जनक के भी रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। वो कौन सी राष्ट्रपति हैं जिन्होंने पहले लोकसभा के अध्यक्ष का पद भी संभाला था? तो वो है नीलम संजीव रेड्डी। कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में लोकसभा अध्यक्ष
पद की स्थिति निम्न में से किसके समान है? ऑप्शन नंबर ए कहता है इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन के अध्यक्ष की तरह। जी हाँ, तो इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन जो है कि वो इंग्लैंड में जो निम्न सदन माना जाता है और इंग्लैंड के हाउस ऑफ लॉर्ड को उच्च सदन माना जाता है। तो उसी तरीके से जो हाउस ऑफ कॉमन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन के अध्यक्ष की तरह होता है। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 क्या कहता है? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? यानी कि वो अपना पद से त्यागना चाहें तो अपना त्याग पत्र किसे देंगे? वो देंगे लोकसभा के उपाध्यक्ष को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। लोकसभा के उपाध्यक्ष को वो देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इस क्वेश्चन को आने से पहले मैंने एक चीज़ आपको बताता हूँ, जो कि भारत में लोकपाल होता है और स्टेट में लोकायुक्त होता है। जो लोकपाल है वो सेंट्रल में यानी कि केंद्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, लेकिन जो लोकायुक्त होते हैं वो स्टेट में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। तो जो स्टेट लेवल पे होता है वो लोकायुक्त और उप लोकायुक्त होते हैं। तो उनका नियुक्ति कौन करेंगे? उनका नियुक्ति करेंगे राज्यपाल। राज्य के राज्यपाल उनका नियुक्ति करते हैं। ये चीज़ भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना की गई थी? तो कौन सी राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त की स्थापना की गई थी? वो है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 88। किस देश ने सबसे पहले लोकपाल यानी कि ऑम्बुड्समैन के सिद्धांत को अपनाया था? तो 1809 में कौन से देश हैं जिसने ऑम्बुड्समैन, जिसे लोकपाल के नाम से भी जाना जाता है, उस सिद्धांत को अपनाया था? वो है ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1809 में लोकपाल यानी कि ऑम्बुड्समैन की सिद्धांत को अपनाया था। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, बार बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कहता है? लोकपाल और लोकायुक्त का प्रमुख कार्य क्या है? यानी कि मैंने आपको बताया था कि लोकपाल और लोकायुक्त उन दोनों का एक ही काम होता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्य करना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्य करना, ठीक है। नेक्स्ट होता है क्वेश्चन नंबर 19। लोकायुक्त के लिए कार्यक्षेत्र का प्रमुख दायरा क्या है? तो ये चीज़ भी मैंने आपको बताया कि लोकपाल जो हैं वो सेंट्रल में यानी कि केंद्र में जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, लेकिन लोकायुक्त जो कि हैं राज्य में, तो राज्य स्तर में जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चुने गए राज्य, यानी कि जिस राज्य में उनका अपॉइंटमेंट किया जा रहा है उस राज्य में वो अपना कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। तो क्वेश्चन नंबर 91 क्या कहता है? भारत के लोकपाल को कौन शपथ दिलाते हैं? यानी कि लोकपाल जो हैं उनको शपथ कौन दिलाते हैं? उनको दिलाते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। राष्ट्रपति जो हैं लोकपाल को शपथ दिलाते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट आता है भारत के प्रथम लोकपाल कौन बने हैं? भारत के प्रथम लोकपाल कौन बने हैं? वो बने हैं पिनाकी चंद्र घोष। कौन बने हैं? पिनाकी चंद्र घोष। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर आपने इसका बेसिक वीडियो पार्ट 1 और प्रीवियस ईयर MCQ पार्ट 2 दोनों देख लेते हैं तो आपका इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप इस वीडियो से कुछ नया सीख पाए हैं तो मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।